The big story that we are tracking from Sambal. A violent clash erupted in Uttar Pradesh's Sambal on Sunday, claiming lives of at least three people. Now, violence erupted when a group opposed a survey of a mosque which was initiated after a court order on a complaint that a temple was demolished by Mughals to build the mosque. The protesters, numbering in the hundreds, gathered near the Shahi Jama Masjid as the survey team arrived and opposed the move. The situation has turned violent as the mob threw stones at the survey team, which was accompanied by heavy police deployment. Police confirmed a total of 2,000 to 3,000 people gathered at the mosque area and had started to pelt the police with stones. Now, as per Moradabad Divisional Commissioner revealed that some of the Jawans deployed were also injured. The head of Jama Masjid made an announcement from inside the mosque urging the crowd gathered around the mosque to disperse. However, they continued to protest. Senior police officials also attempted to pacify the crowd, but their efforts were unsuccessful and mob started pelting stones. The survey at the Shahi Jama Masjid was scheduled following a court complaint by Supreme Court lawyer Vishnu Shankar Jain claiming that the mosque was originally a temple. संभल में शाही मस्जिद के आसपास जो रोड है वहां मौजूद हूं। जिस वक्त सर्वे के दौरान यहां पे पथराव किया गया, अभी भी अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये पत्थर बिखरे हुए थे। हालांकि अब जो पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने इन पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सामने तस्वीरों में देखें तो इन पूरी गलियों में ये गली है जो यहाँ से सीधे आगे जाके जैसे आप बाईं ओर होते हैं, ये सामने आप तस्वीरों में देखिए कि शाही जामा मस्जिद और किस तरह से जो पथराव हुआ और उस पथराव के दौरान जिस तरह से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उन सभी पत्थरों को अब एक जगह इकट्ठा करके यहां से हटाया जा रहा है। यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाली घटना है कि किस तरह से जब कोर्ट के आदेश के बाद इसी जामा मस्जिद परिसर में यहां सर्वे हो रहा था तो उसी सर्वे के दौरान पथराव हुआ। और सामने तस्वीरों में देखिए कि अब ईंट पत्थर को इकट्ठा करके अब यहां से हटाया जा रहा है। आप यहां देखिए कि यूपी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान डिप्लॉयड हैं और ये जो लोकल जो सिविक एजेंसीज हैं उनके कर्मचारी यहाँ पे हैं। ये पत्थर कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं पत्थर? तिलारी भरे जा रहे हैं। ऊपर से आदेश आया पत्थर? जी 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 जी। अच्छा, तो चारों ओर जितना पत्थर था सबको इकट्ठा कर रहे हैं? सबको इकट्ठा करके सब जब जा रहे हैं बाहर। क्या नाम है आपका? कन्हैया वाल्मीकि। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं इस पत्थर को? ये पत्थर को सर पता नहीं कहाँ डाला ये लोग, हम तो भर के दे रहे हैं। अच्छा, तो ट्रैक्टर में लेके कहीं जा रहे हैं? क्या नाम? सफाई, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सफाई नायक हूँ। अच्छा, कृष्ण कुमार जी, आप क्या नगर पालिका के सफाई कर्मचारी? अच्छा, तो ये जो है ये जो रोड़ा पड़ा हुआ है नालियों में रोड पे, उसकी सफाई करके मतलब एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ मतलब यहाँ से सफाई हो सके। तो ये इस घटना के बाद आदेश आया था कि इन पत्थरों को अब हटाना है, साफ हमारे अधिकारी का आदेश थे यहाँ की सफाई कराई जाए, तो हमने सफाई करा रहा। बिल्कुल, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, सफाई अधिकारी, कर्मचारी, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे और अब इस तरह से इन पत्थरों को यहाँ पे मैंने गलियों में तस्वीरें दिखाई कि गलियों में पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा है और अब इकट्ठा करके इन्हें ट्रैक्टर के जरिए बाहर यहाँ से हटाया जा रहा है। अचानक भीड़ आई, क्या हुआ? थोड़ा मंजर अगर आप बयां कर सके तो। गली के अंदर से नारेबाजी करते हुए आए हैं और नारेबाजी करते के बाद हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो वो पीछे से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और साथ साथ आगजनी भी की मैंने देखा कि कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। जी जी जी, ये गाड़ियां हैं, इनको भी आग लगाई गई है। तो आप लोग पहले से सेफ गार्ड लेके आए थे कि या नॉर्मल? नहीं, सेफ गार्ड था हमारे पास, तमाम सब चीजें हैं हमारे पास, ये रखा है सब, ये सब जी जी जी। लेकिन उस वक्त क्या उपद्रवियों की संख्या ज्यादा हो गई थी, पुलिस की संख्या कम थी? पुलिस भी पर्याप्त थी लेकिन वो इतने अचानक हुआ है कि संभलने का मौका नहीं मिल पाया जी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ राजीव कुमार मलिक जी हैं। ये नज़दीक में ही एक थाना है, वहाँ के एसएचओ हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हिंसा के दौरान आप देख सकते हैं कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसी तरह से कई और पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए और इनका कहना है ये चश्मदीद हैं, घटनास्थल पे मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के रिजल्ट के 24 घंटे के अंदर संभल की मशहूर जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे करने पहुंची टीम पर जमकर पथराव हुआ, गोलीबारी हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है और संभल में अब भी तनाव इस वक्त बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली साहब हैं।
बासी साहब, पहले से ही सरकार पर तमाम आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के साथ ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। उपचुनाव के परिणाम के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि गोलीबारी हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। संभल की घटना पर पार्टी का स्टैंड, आपका स्टैंड क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जब कोर्ट का कोई आदेश आता है तो कोई हिंदुस्तानी ही होगा जो उसका पालन ना करे। हम सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए और जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यदि हमारा कोई विषय है तो उसको कानून के हिसाब से आगे रखना चाहिए और इस तरह का एक आंदोलन खड़ा कर देना या उस पत्थरबाजी करना, इसको कहीं से कहीं तक सही नहीं ठहराया जा सकता। और जो घटना हुई है उसका खेद है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति लोग कर रहे हैं वो दुखद है अपने आप। 2 लोगों की मौत हो गई है, अब भी तनाव इस वक्त व्याप्त है, वहां पर पुलिस बल तैनात है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इस सरकार की स्पेशलिटी यही थी और यूएसपी ये थी कि दंगे नहीं करने की कोई हिम्मत करता था, लेकिन हमने बहराइच देखा और अब संभल। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, समाजवादी पार्टी अपना क्योंकि जनाधार खो चुकी है और कल वहाँ सपा सांसद पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ बयानबाजी भी की थी और भी लोग वहाँ पहुँचे थे, तो इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की इसमें साजिश निकलेगी और जिस तरह से उन्होंने जनाधार खोया है और कुदरती के अंदर एक तरफा मुसलमानों ने मुँह फेर लिया है, तो मुझे लगता है कि इस दंगे के अंदर या जो भी ये घटना हुई है इसमें उनका हाथ हो सकता है और निश्चित रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। अरे भाई, संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है और वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे। इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। इससे पहले मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से ही। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब मैं खासकर संभल के सभी लोगों से वहाँ शांति व्यवस्था बनाने की भी पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। देखिए, आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे
और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम। देखिए, ये लोग एक समुदाय विशेष के लोग इस संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, न्यायालय से ऊपर अपने को मानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये कोई तुगलक की फरमा नहीं चल सकता, तुगलक की सरकार नहीं चल सकती, फतवे नहीं चल सकते। देश का कानून सब लोगों पर लागू है, वो मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उसके खिलाफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं तांडव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये योगी जी की सरकार में चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कानून उनको ठीक कर देगा, कानून का राज रहेगा। किसी की गुंडई, अराजकता ये चलने वाली नहीं है। सभी को कानून का पालन, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, न्यायालय का सम्मान करने के लिए बाध्यता है। और मुझे लगता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, और इस सरकार में यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अपने कोर्ट में पैरवी करें, अपने कोर्ट में अपना पक्ष रखें। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है, यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। बाहर सूरत अमन को अपने हाथ से न छोड़ें, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें और किसी भी एतबार से किसी शख्स को कोई तकलीफ न पहुंचाएं। देखिए, बहुत दुखद है ये सब चीज़ें, ये बहुत दुखद है। और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर देश के अंदर माहौल को ख़राब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत ख़राब है। कई युवा थे जिन्होंने पथराव किया पुलिस पर। मैं कह रहा हूँ कि बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इस प्रकार के घटनाओं को होना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। मतलब कानून का पालन होना चाहिए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। 1991 वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। उस एक्ट को दरकिनार करके तब सब चीज़ हो रही है, बहुत दुखद है। Meanwhile, on stone pelting during the ASI survey at the Mughal era mosque in Uttar Pradesh, Sambhal has sparked political controversy as well. Now, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has accused the BJP and the administration of orchestrating the incident to divert attention from the discussions on election fraud following the Uttar Pradesh by-poll results. Addressing the media, the former chief minister claimed that the ASI team has deliberately been sent to disrupt the environment and prevent any focus on the election outcomes. एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं।
लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वो वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। Meanwhile, the ruling Congress in Karnataka has put up an impressive show in the by-polls to the Legislative Assembly by winning all the 3 seats in Channapatna, Shigaon and Sandur, results of which were declared on Saturday. Now, the polling was held on November 13th. The Congress successfully overcame the anti-incumbency factor it faced in 2024 Lok Sabha elections and decimated the BJP-JDS alliance in a direct fight in these constituencies. Now, with these results, the Congress tally in Karnataka legislation has in fact increased to 137. Of course, all the false allegations are dying. Only development have been alive. Is it a message for 2028, sir? This is a message for 2028. This is the message for 2028 in Karnataka from the people of the state. It is a victory of 5 guarantees. It is the victory of the common man. It is the victory for development. No more communal politics, only politics for development. Will it lead you to 2028, sir? 2028. No, I will not comment on Jharkhand or this one now. I will get a proper analysis and I'll come back to you. The result given by the Karnataka people, especially North Karnataka and South Karnataka and Middle Karnataka, all the 3 places they have given a very good result. Whatever we are given guarantees, they have supported for the development of Karnataka. This is the victory of the Congress party. This is the victory of the Congress guarantees. Those allegations which are made, sir, Muda, Valmiki, That all false allegations what made by prepared by BJP people. This is Kumar Swamy and as well as BJP people all together joined together and they wanted to destabilize the government. This is the result they have given. Do you think it's a clear message? And This is the clear message to the NDA people, BJP and JDS people. They have to cooperate for the development of the Karnataka. They are looking, people of Karnataka is looking for development and guarantee, whatever the guarantee they have given, assured schemes, they have supported How do us. you see this Maharashtra decision, sir? Do you think something went wrong? No, we have to discuss in later. I don't know what is the exact result as on today. Our High Command will take a call on this issue. Now, despite the BJP going hard against the ruling Congress on the anti-corruption and anti-appeasement flags, it has failed to convert it into a high-pitched campaign into votes. Now, these by-polls were the first opportunity for the opposition BJP to test the effectiveness of the campaign they had against the ruling Congress in the wake of the Maharishi Valmiki ST Development Corporation as well as the Muda site allotment scam and the Waqf land issue that had triggered out with protests in the north of the state. More on this, my colleague Wajihullah in fact gives you an understanding about what is happening within the BJP, the Congress over these by-poll elections. But these by-polls were one opportunity for the BJP to show its effectiveness with regards to the allegations that they were leveling against the Congress. But the results of the by-poll have proved otherwise for the BJP itself. All the campaigns from the Valmiki campaigns to Muda to the Waqf issue, everything that was picked up by the Muda, by the BJP has now somewhere been reflected as a loss for the BJP itself. And that is why we see everybody now coming out in the open and taking a target at Vijayendra. Yesterday, even Yatnal, when he spoke to the press, went on to say that it's high time that the High Command realizes that there is no bonhomie that works here in Karnataka with the father and the son duo, and they should move out of that perception anymore, and they should realize that there are other state leaders
So you are clearly going to see a divide within the BJP, because this particular election was also a matter for Vijendra to prove himself, was a platform for him to prove himself that all the campaigns that he's been running is going to turn into a victory for him. But these by-polls results have turned out to be contradictory for Vijendra, and now it's going to become even more tougher for him, because the faction, the rebel faction within the BJP has been saying this from quite some time, that they are unhappy with the leadership. They want a change in the leadership. A leadership should not be given on the basis of father, because his father was a leader. The leadership should be given on the basis of some merit, and now you see that with these election results, the rebel leaders will get more ammunition to fire at Vijendra, and with that we'll see a little more tussle in it, because from tomorrow onwards, the rebel faction is going to start at Waqf board a statewide national protest, statewide protest with regards to the Waqf. And with that going on in full play, we'll have to see how Vijendra reacts. As of now, Vijendra has said that he's taking responsibility, but he has no other choice but to take a responsibility for the loss of the BJP. Meanwhile, the by-elections to Palakkad and Chelakara Assembly constituencies in Kerala saw the Congress-led United Democratic Front, UDF, retain Palakkad by a record margin, and the Left Democratic Front defend Chelakara, its stronghold, for 28 years by a margin of 12,201 votes. Now, following the defeat in the Palakkad by-elections, the CPM's tactics in the constituency has been criticized as a complete failure. It is assessed that the public controversy among party leaders over this had in fact backfired. Therefore, the party is planning to in fact examine everything, including the campaign tactics that was used in Palakkad. What is also being considered is the extraordinary act of defiance which happened in October this year, where 28 of the 35 branch secretaries from the Kunjarbala local committee to organized a parallel convention to protest against the district secretary of the CPM, E.N. Suresh Babu, who was accused of authoritarianism and appointing Congress turncoats in key party positions. Sarin, who was also brought in by the CPM at the last-minute candidate, is considered to be a failure when it comes to the district. Meanwhile, one of the aspects for the BJP is that the BJP has not been able to in fact hold on to its urban votes and in Palakkad, and has lost out on its urban votes when it comes to the situation in Palakkad. Meanwhile, it is also being said that the BJP had lost its vote share when it came to Palakkad.